बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज वैसे एक ठंडा दिन था, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल को गरमा दिया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा और बात इसलिए करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने कितनी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसका नतीजा भी आपके सामने ही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ कैसे थी और इसके बाद मुख्तलिफ होगा क्या, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं हुए, और उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और दूसरी हुकूमतें जो नहीं कर पा रही हैं, इमरान खान का इंतखाब जो एक यंग बंदे के ऊपर उन्होंने एतमाद किया, उसके आइडियाज़ और उसका जो गवर्नेंस के हवाले से जो चीज़ें वो कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको बताएंगे कि वो क्या क्या नए इनकलाबी चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई चीज़ ये थी कि उन्होंने इमरान खान को जहनी मरीज़ करार दिया। और क्यों करार दिया? क्योंकि इमरान खान अपने ट्वीट के अंदर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को जहनी मरीज़ कहते हैं, और उसके ऊपर ज़ाहिर गुस्सा ज़्यादा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगेन वही कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं और कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। अब जब वो ये कहते हैं कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो उनके हवाले से जो उनका रवैया है या जो इक़दामात हैं वो उसी तरह के होंगे जिस तरह कौमी सलामती के लिए ख़तरा, यानी जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके ख़िलाफ़ रखा जाता है। तो अब और दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने ये तशबीह दी कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो उसका असर नहीं लिया जाता, उस पर परेशान नहीं हुआ जाता, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे। और इस हवाले से वो उनके लिए जिनके हवाले से उनके ये तासुरात हैं, उनको वो क्या देंगे, गवर्नर राज लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो ये अब ये देखना है कि इसके आगे क्या होगा। एक चीज़ जिसका मकसद ये है, ज़ाहिर है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ। जब आप पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के लोगों को ये कन्विंस करना चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं और वो जहनी मरीज़ हैं, वो गद्दार हैं, और लिहाजा जो कौम है जो उनको सुन रही है वो उनकी इस बात के ऊपर ये बात मान ले और इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझने लग जाए, और उससे उनको जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए। मकसद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है। और लोगों के क्या ये कामयाब हो सका है? इससे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इससे पहले भी एक मौके के ऊपर DGISPR उस वक्त जलबाबर इफ्तिखार थे और उनके साथ DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे, और उन्होंने भी PTI और इमरान खान के हवाले से बहुत सख्त बातें की थी। 9 मई के बाद बहुत ही ज़्यादा सख्ती हुई, PTI को तोड़ दिया गया, लोगों को पार्टी से छुड़वा दिया गया। उसके बाद उस जमात जिसको मुल्क दुश्मन करार दिया गया, उससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती मार पीट के पार्टी छुड़वाई गई, पार्टी ख़त्म हो गई अमली तौर पे, लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, लोग गिरफ़्तार हुए, आज भी जेलों में हैं, कुछ जेलों में गए फिर वापस आ गए। और पूरी कोशिश की गई 9 मई के बाद कि लोगों का जो ताल्लुक़ है इमरान खान के साथ उसको ख़त्म किया जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए भी और उसके साथ साथ एक नैरेटिव बिल्ड करके भी। यानी आपने देखा कि जब 9 मई के बाद कोई अरबों रुपए जो है वो खर्च हुए इश्तिहारात के ऊपर, मीडिया नैरेटिव बनाने के ऊपर, और वो बाकायदा इश्तिहार चलते थे कि ये दुश्मन जमात है। यानी लोगों की राय को, पब्लिक ओपिनियन को तब्दील करने के लिए अरबों रुपए भी खर्च किए गए और ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि 8 फरवरी को मज़ीद ताकत के साथ जो है मज़ीद लोगों ने यानी जो 2018 में उनको वोट पड़े थे उससे कोई 1.5 करोड़ ज़्यादा वोट उनको पड़ गया, कोई 1 करोड़ 70 लाख के करीब वोट ज़्यादा पड़ गया उनको। तो ये ज़ाहिर है ये भी एक वो जो उनकी कोशिश थी या एक जो नैरेटिव था वो नहीं लोगों ने बाय किया, और लोगों ने नहीं माना कि यार ये आप ठीक नहीं कह रहे। सो हुआ क्या कि जो कोशिश भी थी वो काउंटर प्रोडक्टिव हुई, और वो करते 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 अब सूरत हाल यहाँ पे पहुँच चुकी है कि अब वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्या इकदामात ऐसे हैं जो पहले नहीं हुए? पहले भी तो इसी तरह सख्ती की गई, इसी तरह नाम लेने पे, अब भी इमरान खान का नाम लेने के ऊपर पाबंदी है। इमरान खान की जमात का झंडा उठाने के ऊपर आप पंजाब में नहीं उठा के चल सकते, जलसे नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। तो वो पाबंदी तो अभी भी बरकरार है। PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अभी भी ज़िमनी इलेक्शन होता है तो उनका कोई गाजर, मूली, चम्मच, चैनक, कैतली, इस तरह के निशानात उनको मिलते हैं। तो वो तो पाबंदी है। मतलब आज सवाल हुआ कि PTI पे पाबंदी लगा दी जाएगी, तो पाबंदी तो ऑलरेडी है।
अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद क्या होगा कि जो सख्त जो रियासती पॉलिसी के साथ ही खड़ा होगा वो जेलों में होगा। तो वो जो जेलों में है, इमरान खान जेल में है, उनकी फैमिली जेल में है, उनके भांजा जेल में है, उनके पार्टी के लोग, शाह महमूद कुरैशी, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद, लाहौर वाले सारे लोग और कारकुनान कई मिलिट्री तहवील में, तो वो तो ऑलरेडी हैं। जो बाहर हैं ज़ाहिर है वो मान चुके हैं और वो उनको तो कोई इतना मसला नहीं है और ना को वो ज़्यादा चैलेंज करते हैं। चैलेंज तो सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात के ऊपर पाबंदी का कल दो वज़रा ने कहा और आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही लगा। तो मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी है, पहले भी पाबंदी थी और ज़ाहिर है वो आप एक खुद मौका फराहम कर रहे हैं इस तरह का जो नैरेटिव है वो बना के कि उनके ऊपर मुलाकात पे पाबंदी होगी। तो इंटरनेशनली ये PTI को एक और मौका खुद ही हुकूमत ने फराहम कर दिया है कि वो इस केस को बिल्ड करें कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। तो कब तक उनको रखा जा सकता है, कितना अरसे तक रखा जा सकता है, क्योंकि ये तो वो एक ऐसा हक है कि जिसको अब नहीं, मतलब कैदी जो भी संगीन से संगीन जराइम में मुलविस जो कैदी होते हैं, ये मुजरिम भी होते हैं, उनकी भी फैमिली से मुलाकात करवाई जाती है। तो आप कितना अरसा तक यानी इसको कायम रख सकते हैं? और ये पहले भी चल रहा है। इमरान खान तो ऑलरेडी कैद में है। अब वो ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट पे मुकदमा हो जाएगा, तो एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी जेल में है उसके ऊपर एक और मुकदमा हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सारा कुछ करने के बाद भी वो जो टारगेट था, वो जो मकसद था, वो नहीं अचीव हो सका। मैं अगेन हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि पिछले 3 साल में जो भी टास्क पाकिस्तान के इदारों को, रियासत को मिला, वो टास्क उन्होंने अचीव कर लिया बाय हुक एंड बाय क्रुक। पार्टी तोड़ने का, लोगों को पार्टी छुड़वाने का, इसके अलावा लोगों को उठाने का, खामोश करवाने का। उसके बाद जो है वो इलेक्शन का टास्क हुआ, इलेक्शन भी नताइज तब्दील करने का काम भी हो गया। यानी सारी चीज़ें आपने टास्क तो अचीव किया, आईनी तरमीम भी हुई, लोगों को उठा के तरमीम कर ली गई, जो मुमकिन भी नहीं थी वो भी उसको नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया। टास्क कंप्लीट कर दिए गए, लेकिन टास्क कंप्लीट करते करते जो मकसद था वो नतीजा हासिल करना, वो नताइज हासिल नहीं किए जा सके। नताइज हासिल करना क्या था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एक आदमी जो अडयाला जेल में कैद है उसके पीछे खड़े हो गए और उसका साथ छोड़ने को वो तैयार नहीं है, और यही मसला है। अदरवाइज इमरान खान ट्वीट करता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान से सख्त गुफ्तगू शायद को ऐसे लोग करते होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? लेकिन इसका मतलब ये है कि फ़र्क तो पड़ रहा है और इसी वजह से ये इस तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और वो ख़ुद ये रिएक्शन दे के मौके फराहम किए जा रहे हैं। मतलब मैंने इसके ऊपर इसको समअप इस तरह किया ट्वीट के ऊपर भी कि देखें, इमरान खान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे। 26 नवंबर के बाद, मुरीद केस आने के बाद एक खौफ का आलम तो है। अब पार्टी में कोई दमखम नहीं है कि वो कोई बड़ी तहरीक कर सके या कोई मुज़ाहमत कर सके या इस निज़ाम को चैलेंज कर सके। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल क्लियर बातें हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जब उनकी मुलाकात हो तो वो अटैक करें, वर्बली अपने अल्फाज के ज़रिए प्रेशर डालने की कोशिश करें, और वही करते हैं। और ये जैसे वो फास्ट बॉलर रह चुके हैं, जब फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिल रही होती, उसको मार पड़ रही होती है, तो जो अच्छा फास्ट बॉलर होता है वो फिर इस इंतज़ार में होता है कि अब इस विकेट, ज़ाहिर है विकेट के ऊपर बॉलर के लिए कोई ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है, नया बॉल नहीं है, बॉल पुराना हो चुका है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? तो जो स्मार्ट बॉलर होता है वो बैट्समैन को बाउंसर मारता है और वो बार बार बाउंसर मारता है कि बाउंसर जब मैं मारूंगा तो शायद बैट्समैन गलती करे और मुझे विकेट मिल जाए। तो उन्होंने अपने लफ्जी बाउंसर के ज़रिए उन्होंने एक ये बाउंसर वो मारते हैं और उनका हर ट्वीट पिछले से सख्त ट्वीट होता है। तो जो बैट्समैन अच्छा बैट्समैन हो वो बाउंसर को मैनेज कर लेता है, जो अनाड़ी हो वो फिर बाउंसर के ऊपर छक्का मारने की कोशिश करता है और फिर वो समटाइम्स बॉल खड़ी हो जाती है और वो कैच आउट हो जाता है। तो ये भी उसी तरह की मोरलेस सूरत हाल जो है वो हुई है और इसका कोई बहुत ज़्यादा, यानी सवाल ये है ना कि क्या अमली इकदाम अब क्या होंगे जी? ठीक है जी, आज लोगों ने कह दिया इनफ इज़ इनफ, ठीक है। सो इकदाम क्या होंगे? वो इकदाम तो ऑलरेडी किए जा चुके हैं ना, और इससे सख्त इकदाम यही हो सकता है, जो ख़ास तौर पे अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो वो ये कि वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अब जो सुहेल आफरीदी हैं, उनको इमरान खान ने लगाए इस वजह से कि वो इस चीज़ में, एक तो उनको जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है वो हो नहीं रहे। वो कहते हैं गवर्नर राज लगाने का मतलब ये है कि मेरी हुकूमत चली जाएगी। वो कहते हैं हुकूमत चली जाना तो दूर की बात है, मेरी जान भी चली जाएगी। मैं इमरान खान के साथ हूँ और जो मुझे इमरान खान कहेंगे
वही मैं करूँगा, मेरी इमरान खान से सब जब मुलाकात नहीं होती, मैं किसी के साथ और मुलाकात नहीं करूँगा। इस बात के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं। अब उनको ये धमकी दी जा रही है कि आपकी हुकूमत चली जाएगी। वो कहते हैं कि कल अगर गवर्नर आज लगाना है तो आज लगा दे, लेकिन उसके जो नताइज होंगे वो भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी उनको भी एक तरह से ये धमकी दी गई हुकूमत की तरफ से। मुसलसल ये कहा गया कि गवर्नर आज लगाने के ऊपर गौर हो रहा है, लेकिन वो अभी तक जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। अच्छा, एक दूसरी चीज़, जो 7 दिसंबर को उन्होंने पेशावर में जलसा अनाउंस किया हुआ था, अब मेरी राय थी कि ये जलसा गैर ज़रूरी है और इसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। मतलब लोग खैबर पख्तूनख्वा में थक भी गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा हो या 10 जलसे हों, वहाँ करोड़ों लोग भी आ जाएँ, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो और इस जलसे में भी कोई ज़्यादा लोगों की संजीदगी नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये एक जवाज़ फराहम कर दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हाँ ठीक है, आप अपना, अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको गुस्सा है तो आप चले जाएं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में जो 7 दिसंबर का जलसा है उसके अंदर अपने गुस्से का इजहार कर लें। तो शायद ये लोगों को मौका फराहम किया गया है, और वो जो पहले लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस जलसे को भी कामयाब बना देगी। यानी ये भी फ़ायदा उल्टा उनको ही होगा। मैं हमेशा बात करता हूँ कि इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए, उनको गैर मकबूल बनाने के लिए जितने भी इक़दाम किए गए, वो इक़दाम काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। उन इक़दाम से कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। वो अपना टास्क तो अचीव हुए, मकसद हासिल नहीं हुआ। और वो आज भी सूरत हाल यूं की तूं है, बल्कि और ज़्यादा इस तरह की गलतियों से इमरान खान की मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि वो जो हमदर्दी का वोट बैंक है, वो जो मजलूमियत कार्ड है, वो उनके हक में जाएगा और लोग उन्हीं के साथ खड़े होंगे। सो ये अब ऐसी वो हड्डी है जिसको आप कांटा है समझ लें, गले में फंसा हुआ, जिसको ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। तो जैसे आज DGISPR ने कहा कि माजी में किसी सियासतदान ने ये नहीं किया जो इमरान खान ने किया है। सो ये उनकी बात वैसे दुरुस्त है। और दूसरा एक और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, उन्होंने कहा कि जी एक कहावत है, और ये कहावत इमरान खान भी बड़ा इस्तेमाल करते रहे, और वो कहते हैं कि यानी और इंग्लिश में कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल फॉर सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यानी आप चंद लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप सारे लोगों को भी कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सारा वक्त सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जुमला उनका मुझे बहुत पसंद आया है। और दूसरी बात ये कि जो नैरेटिव की बात होती है, बयानिए की बात होती है, वो कहते हैं कि ये बयानियाँ बनाते हैं। तो ये जो बयानियाँ बनाने वाले हैं और लोग उनके बयानिए को मान लेते हैं, ये एतराज़ है एक बड़ा। तो उसकी वजह जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो नैरेटिव, ये बयानिए के हवाले से जो लोग पढ़ते हैं, काम करते हैं, उनका ख्याल ये है कि कोई भी बयानिया जिसके अंदर झूठ हो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता, और जिस बयानिए के अंदर सच हो वो फिर उसको हराया नहीं जा सकता, या उसको डिफीट नहीं, शिकस्त नहीं दी जा सकती। सो ये ओवरऑल इसका है। मतलब अगर हम देखें, सम अप करें, तो ये इसका कोई फ़ायदा कम तो नुकसान ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है ख़ुद जो रजीम है उसके लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन, वो ये बताना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़ाहिर मेरा ताल्लुक़ है, और पिछली जर्नलिज़म में जो 11 साल गुजरे हैं उसमें PTI के जो 2013 से लेके 2018 से लेके 2023, फिर 2024 से लेके जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी तकरीबन 19 माह, इस सारी हुकूमतों को बहुत क्लोजली देखा है और ऑब्ज़र्व किया है कि जो परफॉर्मेंस थी इन हुकूमतों की खैबर पख्तूनख्वा में। और ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के जब आप रहने वाले हों तो आपको वहाँ से फीडबैक भी मिल रहा होता है आपके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कि क्या कैसे हुकूमत परफॉर्म कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2013 से 18 तक परवेज़ खटक का जो दौर था वो बहुत अच्छा था, और उसकी एक वजह ये भी थी कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, तो उनका वहाँ पे तवज्जो भी थी और ज़बरदस्त वहाँ पे यानी डिलीवर भी हुआ, जिसके नतीजे में 2018 में एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को वोट दिया। लेकिन ये भी हकीकत है कि 2018 से 2023 तक का जो टाइम था, जो 4 साल की 4.5 साल की हुकूमत थी, वहाँ पे वो PTI की कोई बहुत अच्छी मिसाली हुकूमत नहीं थी, और उसमें बहुत ज़्यादा शिकायत भी आई, और वो जो एक टोन सेट हुई थी 2013 से 18 तक, वो आगे कंटिन्यू नहीं हुई, और महमूद खान साहब जो है वो एक अच्छे वज़ीर आला नहीं साबित हुए, और वो जो मोमेंटम था वो आगे कैरी नहीं हो सका। और इमरान खान चूँकि मरकज़ में थे, उनकी तवज्जो नहीं थी, तो वो वहाँ पे
खैबर पख्तूनख्वा में फिर लोगों ने दोबारा से वो सिलसिला शुरू किया जो पहले किसी दौर में हुआ करता था। अली अमीन गंडापुर के आने के बाद तो सूरत हाल बहुत ही ख़राब हो गई और ख़ुद इमरान खान ने ये कहा कि ANP के दौर की तरह जो है वो सूरत हाल हो चुकी है, यानी करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन ज़बान ज़द-ए-आम थे। और ज़ाहिर है हमें भी पहले दिन से, जिस दिन अली अमीन गंडापुर की अपॉइंटमेंट हुई थी, उस दिन से ये कहा था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो बेशक बहुत बहादुर समझे जाते हों, लेकिन दयानत बहुत ज़रूरी है, दयानतदार होना लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदकिस्मती से उनकी और उनकी काबीना के ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो वक्त के साथ साथ सामने आते भी रहे। अब वो जब चले गए तो अब सुहेल आफरीदी जो प्योर PTI के प्रोडक्ट हैं, सुहेल आफरीदी जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक तो इमरान खान ने उनके ऊपर एतमाद किया है, दूसरा उनकी ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ PTI के अंदर वो स्टार्ट किया उन्होंने ISF से, और PTI के अंदर ही ट्रेनिंग हुई। और वो जो इमरान खान का एक विजन है या कॉज के लिए कोई सियासी कारकुन आगे बढ़ता है, वो उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा अभी तक जो उनसे लोगों को उम्मीदें भी हैं कि वो होंगे, तो वो उस सिलसिले में अभी तक उनकी जो 2 माह के फैसले हैं वो कंप्लीटली यानी आपको सेटिस्फाई करते हैं या मुतमिन करते हैं कि यार ये सिलेक्शन ठीक हुई है। उसकी जो चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। और अभी आज काबीना का दूसरा इजलास था और पहले और दूसरे इजलासों के अंदर उन्होंने क्या फैसले किए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी जो सोच है और उनकी जो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उस हवाले से कितना स्मार्टली वो मूव करते हैं। एक जो उन्होंने काबीना बनाई, उस काबीना के हवाले से मैंने तफसीली एक वीडियो की हुई है, लोगों ने बड़ी वो पसंद भी की थी और उसके अंदर सबका बताया हुआ था और वो दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने करना था, अफसरान को तब्दील करना था, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे ऐसे लोगों को लगाना था जो डिलीवर कर सकें। और उसमें उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स की, एक बहुत टाइम लिया, पहले तकरीबन दूसरा महीना उनका कंप्लीट होने वाला है, तो उस वक्त तक जो है वो उन्होंने सिर्फ इनिशियली पहले महीने में सिर्फ 2 फैसले किए, 2 लोगों को अपॉइंट किया और उसके बाद फिर 25 जो है वो तब्दीलियाँ की, 25 लोगों को लगाया मुख्तलिफ महकमों में, यानी सेक्रेटरीज तब्दील किए और महकमों के हेड तब्दील किए। और उसके अंदर उन्होंने यंग ऑफिसर्स को मौका दिया और जो पुराने अफसरान जिनके हवाले से शिकायत थी उनको जो है वो उन्होंने हटा के यंग अफसरान को मौका दिया ताकि वो डिलीवर कर सकें। उसके साथ साथ उन्होंने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को बहुत सख्त यानी पैगामात दिए और उनको भरपूर सपोर्ट का भी ऐलान किया। पहली दफ़ा यह हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दरबार लगाया गया वज़ीर आला हाउस के अंदर, जहाँ तमाम सूबे की ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस अफसरान को बुलाया गया और उन्होंने उनसे खिताब किया और बड़ा ज़बरदस्त वो खिताब सुनने वाला है, आप ज़रूर सुने। उसमें उन्होंने ये कहा, और अमीर अब्बास साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये कायद-ए-आज़म ने ये काम किया था और उसके बाद पहली दफ़ा सुहेल आफरीदी ये काम कर रहे हैं कि उन्होंने बुला के और फिर उनसे कहा कि मैं पूरी तरह से पूरी सपोर्ट आपके साथ हूँ, आपके काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, कोई हमारा MP है, कोई हमारा सियासतदान आपको किसी काम का नहीं कहेगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। लेकिन इसके बदले में आपसे ये गारंटी लेता हूँ कि आप डिलीवर करेंगे, आपसे परफॉर्म करेंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे फिर आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। फिर उन्होंने जो मंशियात के हवाले से काम शुरू किया, उसका मैं आपको एक अमली मुजाहरा बताऊँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जारी है उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो कार्रवाइयाँ लोगों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन जो मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बड़े परेशान हैं और वो ज़ाहिर है जो माल है वो शॉर्ट हो गया है और उसकी वजह से कीमतें भी ऊपर चली गई हैं और कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। और कल ही सिर्फ मर्दान के अंदर जो है कार्रवाई की गई और 300 किलोग्राम चरस बरामद की गई और इदारों को उन्होंने पूरा इख्तियार दिया है, महकमों को, वजारतों को पूरा इख्तियार दिया है कि आप एक कंप्लीट क्रैकडाउन करें, क्रॉस दी बोर्ड करें, किसी को खातिर में ना लाएं और आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि जितने भी आपके ये मंशियात फरोश हैं जो काम करते हैं ये सियासी छतरी के नीचे काम करते हैं, इनको ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं मानसरा में एक SHO से मिला, अब मेरी मुलाकात हो गई वो रास्ते में उनको एक लिफ्ट देते हुए, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो करते हैं कार्रवाइयाँ लेकिन ऊपर से प्रेशर आ जाता है और फिर हमें बंदे छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि आइस के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों की रिजर्वेशंस हैं, नौजवान नस्ल को बहुत तबाह कर रही है। तो इस पर मैंने उनसे कहा था कि आप लोग क्यों कार्रवाइयाँ नहीं करते, तो उन्होंने कहा था ऊपर से प्रेशर आ जाता है। अच्छा, अब ये जो सुहेल आफरीदी ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं ये सिर्फ एक महकमे की कार्रवाइयाँ हैं, बाकी कार्रवाइयाँ मतलब एक अगले दिन जो वज़ीर तालीम है अरशद अयूब, उन्होंने एक वज़ारत तालीम के अंदर जो वज़ारत तालीम का बजट आता है ना, ये तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए का ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बजट होता है। वो जो बजट बनाने वाला प्लानिंग सेल है वो 7-8 टीचर्स मिल के चला रहे थे और वो यानी किस तरह की प्लानिंग वो करते होंगे, ये किस तरह का उनका लेवल होगा।
और वो पिछले दौर में इसी पीटीआई दौर में मिनिस्टरों ने अपने लोग लगवाए हुए थे और वहाँ से वो अपनी मर्जी को उनसे काम करवाते थे। वो बस्ट हुआ, उनको हरा के उनकी जगह नई तैनातियाँ की गई। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो करप्शन होती है वो भर्तियों पे होती है। यानी जो लोग छोटी सी नौकरी भी, कहीं क्लास 4 की नौकरी भी आए, उससे लेके ऊपर तक मुख्तलिफ महकमों में, बोर्ड्स में, डिपार्टमेंट्स में, वजारतों में जो नौकरियाँ आती हैं, उसमें ये बहुत ज़बान ज़देआम था। और बल्कि मैं ख़ुद इस बात के गवाह हूँ कि एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि एक वज़ीर के आगे जानने वाले एक रिश्तेदार को 16 लाख रुपए दिए और एक बोर्ड ऑफिस में 16 लाख रुपए की जो नौकरी है वो 16 ग्रेड की नौकरी हासिल की गई 16 लाख रुपए के एवज़। तो जितना ग्रेड था उतनी उसकी कीमत थी। और ये काम पिछली अली अमीन गंडापुर दौर में भी होता रहा है। आज उन्होंने ये किया है फैसला, जो वफाकी काबीना का, जो सूबाई काबीना का इजलास उन्होंने चेयर किया है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये नौकरियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा में हर किस्म की, तमाम डिपार्टमेंट्स की, वो ईटा के ज़रिए होगा। जो इनका अपना हुकूमत की टेस्टिंग एजेंसी है ईटा, उसके ज़रिए जो है वो लोगों की सिलेक्शन होगी। और ईटा का मेयार बहुत बेहतर बना दिया गया है, उसको सारा AI और कंप्यूटर बेस्ड बना दिया गया है। उसमें यानी कोई 2 नंबरी करप्शन की गुंजाइश नहीं है। और ईटा के जो सरबराह हैं वो अब खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके स्पेशल सेक्रेटरी भी उन्होंने उनको अपॉइंट किया है, आदिल सईद साफ़ी, जो इस वक्त, इससे पहले जो इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर जो पोर्टल शुरू किया था, PM पोर्टल, जो शिकायत के हवाले से, उसके वो हेड थे। यहाँ इस्लामाबाद में वो काम करते रहे, लेकिन चूँकि वो खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिसर थे, फिर वो वापस चले गए। और वो ईटा को उन्होंने बहुत रिफॉर्म किया, यानी वहाँ पे बेहतरीन टेस्टिंग सर्विस। और अब उन्होंने कहा है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो उनके ज़रिए होगी, शफाफ अंदाज से होगी। और साथ वो स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं CM के, जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं। सो बड़ी अच्छी उन्होंने टीम यानी अपॉइंट की है। और अब वहाँ पे जो जहाँ से लीकेज हो रही थी, करप्शन हो रही थी, इंसाफ नहीं हो रहा था, मसलन सुहेल आफरीदी ने कोई 9000 टीचर्स भर्ती हुए, उनको बुलाया वहाँ पे नेशनल हॉल में, उनसे उन्होंने हल मतलब कहा कि बताओ अगर आपने किसी ने आपसे कोई पैसे लिए हैं और भर्ती होने के लिए, तो किसी ने भी वहाँ ये शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा अगर कोई आपसे तनख्वाह मांगते हुए मिठाई मांगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये कल्चर भी है कि जो लोग तनख्वाह लेते हैं, पहली तनख्वाह के ऊपर जो बाबू शाबू होते हैं ये जो महकमों में, वो उनसे मिठाई की सूरत में पैसे मांगते हैं। उन्होंने कहा अगर आपसे किसी ने पैसे मांगे तो आपने मुझे बताना है, मैं उसे फिर मिठाई खिलाऊंगा। सो ये एक उनका एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि वो पूरी रिक्रूटमेंट जितनी नौकरियों की है वो उन्होंने ईटा के ज़रिए कर दी है। कंप्यूटर बेस्ड, AI बेस्ड है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। इसके बाद जो उन्होंने आज ये कहा है कि तमाम जो अफसरान हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो ACs हैं, वो एक तो हर वक्त अवेलेबल रहें, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस जो है यकीनी बनाएं। और अगर कोई मीटिंग हो रही है, मसलन मीटिंग होती है, DC साहब को या तो कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ता है, तो वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या पेशावर से एबटाबाद से पेशावर आते हैं, दीर से पेशावर आते हैं, DI खान से पेशावर आते हैं, और या फिर वो एक से तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते हैं। तो वो जब आते हैं तो उनके TADA बनते हैं, उसमें बहुत सारे पैसे बनाए जाते हैं, उसमें फ्यूल की खर्चा होता है। वो खर्चा बचाने के लिए उन्होंने कहा जी अब जिसका जो ऑफिस है वो वहीं ऑफिस में बैठेगा और वहीं से वो मीटिंग अटेंड करेगा, ऑनलाइन जूम मीटिंग जो है वो अटेंड करेगा। और वो जो पेट्रोल का और TADA के जो खर्चे बनाए जाते हैं और उसके हेड्स में बहुत से जो है वो पैसे भी करप्शन भी होती है, तो उन्होंने कहा है कि आइंदा जो है वो अब ऑनलाइन आप वहीं पे बैठ के ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करेंगे और वहीं से अपने फैसलों की एग्जीक्यूशन करेंगे। ये जो दौरे और ये इस तरह की चीज़ें ये इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो इस तरह के इकदाम वो कर रहे हैं जो कि सूबे में पहले नहीं किए गए, नहीं देखे गए। और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो शोबों में खुद छापे भी मार रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेसिबल हैं। एक आपका वज़ीर आला आपके साथ का एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें यानी वो डायरेक्ट लोग ऑनलाइन उनसे अपनी शिकायत उनके सामने रखेंगे और उनको वो फ़ौरन वहीं पे हल करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो। बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एक अगर आप यंग आप कहा जा सकते हैं ना तजर्बाकार हैं, लेकिन अगर नीयत ठीक हो तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। सो फार वो ठीक डिलीवर कर रहे हैं और लोगों को नज़र भी आ रहा है कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ये आज की कुछ चीज़ें थी, हमने कहा आपसे शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।